सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नारायणा हृदयालय शेयर को, जो कि एक नारायणा हॉस्पिटल शेयर है। हमने कुछ दिन पहले हॉस्पिटल इंडस्ट्री का एक पूरा का पूरा सेक्टर एनालिसिस किया था। उसमें काफी कुछ हमने नारायणा को टॉप लाइन से कवर किया हुआ था और साथ ही साथ हमने बाकी के जो हॉस्पिटल्स हैं उन सबको एक साथ कंपेयर करके देखा था कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री किस तरह से दिखती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपको वो वीडियो देखना चाहिए। आप ये वीडियो के बाद उसको जाके देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम काफी कुछ जो हमारा सेक्टर एनालिसिस पे हमने ऑब्जर्वेशन किए थे, जो हमने कुछ पॉइंटर डिस्कस किए थे, वो चीज हम इस पर्टिकुलर शेयर जो कि नारायणा हृदयालय की जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें वो चीजें काफी रिलेट करके हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। नारायणा हृदयालय को पिक करने की दो रीजन है। एक तो ये हमारे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, सो डेफिनेटली उनके रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो हम कंप्लीट कर रहे हैं। बट देन ये भी है कि नारायणा हृदयालय इस पूरे हॉस्पिटल सेक्टर में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पे कवर करेंगे। एंड इनके अच्छे कमेंट के लिए भी थैंक यू जो इन्होंने किया हुआ है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो नारायणा हृदयालय जो कि एक हॉस्पिटल सेक्टर में काम करने वाला एक हॉस्पिटल है, राइट। और ये जो अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है वो अभी 1245 रुपीज के अराउंड है। ये 2016 में लिस्ट हुई थी ये कंपनी जनवरी में 327 रुपीज पे, और तब से लेकर के अभी तक के इस शेयर ने 208% का ऑल टाइम रिटर्न दिया है। सो देखा जाए तो एक ग्रोइंग कंपनी के हिसाब से दिख रही है। फिर अगर हम बात करें तो मार्केट कैप जो इस कंपनी का है वो है 25,000 करोड़, यानी कि ये मिड साइज की कंपनी है। मिड जो इसका अभी का पीई चल रहा है वो 32 का मल्टीपल, राइट। और जो कि इंडस्ट्री पीई है इस समय हॉस्पिटल सेक्टर का वो 47 है। अगर कोई ऐसा सेक्टर है जो इस समय काफी जिनके सारे कंपनियों के हाई पीई दिख रहे हैं तो हॉस्पिटल सेक्टर उनमें से एक है, क्योंकि यहाँ पे भी उनके मल्टीपल्स आप देखेंगे जब हम इनका पीयर कंपैरिजन करेंगे तो उनके मल्टीपल्स थोड़े से हायर साइड में है। आरओसी, आरओई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%, रिटर्न ऑन इक्विटी 31%, दिस इज वेरी डिसेंट। फेस वैल्यू 10, सो फ्यूचर में इट विल बी हैविंग ए पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग स्प्लिट। रिजर्व इज 2600 crore and debt is 1600 crore, which is 2:1 reserve to debt ratio, which is good. Operating profit margin is 23%. So this is again important to note because ये जो operating profit margin है 23%, ये I think ये हॉस्पिटल सेक्टर में काफी अच्छा दिखेगा आगे जो हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम वही कर लेते हैं, पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखिए जो मैं बात कर रहा था कि हॉस्पिटल की जो पीई है वो इस समय जितने भी टॉप के हॉस्पिटल्स हैं, ये आप डॉक्टर लाल, पाथलैब और पॉली मेडिक्योर को एक्सक्लूड कर दो बिकॉज ये हॉस्पिटल नहीं है, बट अदरवाइज आप बाकी के टॉप 5 हॉस्पिटल्स को देखेंगे तो सबके पीई थोड़े से हायर साइड में है, राइट। और उसके कंपेयर में देखा जाए तो नारायणा का जो पीई मल्टीपल है वो 32 है, तो ये एक अट्रैक्टिव पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, राइट। और अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो कि 23% है, तो ये भी हॉस्पिटल सेक्टर में काफी अच्छे रेंज में दिख रहा है। पीयर कंपैरिजन में काफी वैल्यूएशन इसका सही लग रहा है। इसके चार्ट पैटर्न को अगर हम रीड करें और स्पेशली पीई रेशियो में, तो आप रियलाइज करोगे कि कोविड के टाइम पे इनको कुछ लॉस हुआ था, इनके ईपीएस नेगेटिव में आए थे कोविड के बाद वाले फेज में, एंड उसके बाद से जो ये शेयर ने रिकवर किया है, इसने वापस मुड़ के नहीं देखा और इसके ईपीएस जो कि एक टाइम पे 8 के अराउंड होता था, वो इसका ईपीएस 38 हो गया है। यानी कि ईपीएस में आपको ऑलमोस्ट 5 टाइम्स की ग्रोथ यहां पे दिख रही है, ठीक है। वो भी कितने टाइम में, वो भी देखा जाए तो 4 सालों में। वही अगर इसी वजह से जो इसका पीई है जो कि एक टाइम पे 2021 में 57 हुआ करता था, ये पूरा जो पीई है वो एब्जॉर्ब हुआ है क्योंकि इसके ईपीएस में इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है, राइट। सो ये चीज आपको सेम इसके पीएनएल स्टेटमेंट में भी दिखेगी। पीएनएल स्टेटमेंट में जब आप देखोगे तो जो सेल्स की ग्रोथ हुई है वो डिसेंट है, 25%, 12%। 3 इयर्स की अगर हम बात करें, स्पेशली जो कि आफ्टर कोविड का फेज है, तो वहां पे आपको सेल्स में 25% की ग्रोथ दिख रही है। लेकिन प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आपको 300% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। एक चीज तो बहुत क्लियर है कि ये बहुत अनरियलिस्टिक प्रॉफिट गेन है। कहने का मतलब है कि ये 300% का प्रॉफिट हर साल ग्रो करेगा, हर 3 साल में इतना ग्रो करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो डेफिनेटली ये जो ग्रोथ हुई है ये क्यों हुई है ये हमको समझना पड़ेगा। और जब हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि जो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है पिछले 3 सालों में वो 18%, 22% और 23%, ये काफी स्ट्रांगली ग्रो किया है उसके हिस्ट्री के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के कंपेयर में। जो कि हिस्ट्री में उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10, 11, मैक्सिमम 13, 14 होता था, वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 20, 22, 23 तक चला गया। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना स्ट्रांगली ग्रो किया है, इसकी वजह से ये 300% का प्रॉफिट ग्रोथ आया है। बट आगे डेफिनेटली ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब ये 23 का वापस से 300% ग्रो करके 40-50 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकेगा, ठीक है ना। तो वो एक्सपेक्टेशन रखना गलत रहेगा। 20-23% भी अगर ये मेंटेन करता है अपने ऑपरेटिंग प्रॉफट मार्जिन, विच विल बी वेरी डिसेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका अभी फिलहाल ईपीएस की ग्रोथ हुई है, 16 का ईपीएस ग्रो करके 38 का हो गया, राइट। ये ईपीएस में जो ग्रोथ हुई है, ये ईपीएस इस रेट से ग्रो शायद ना कर पाए मार्जिन्स के पर्सपेक्टिव से। सेल्स में ग्रोथ आएगी तो डेफिनेटली वो हम देखेंगे, बट अभी के लिए इसका ईपीएस की जो एक्सपेक्टेशन है वो हम यहाँ पे ज्यादा हाई लेकर के नहीं चल सकते। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न डिसेंट है, काफी वेल बैलेंस दिखता है मेरे को। 63% प्रमोटर के पास है, एफआईआई के पास 10% है। डीआईआई ने रिसेंटली, ये जून का नंबर है, राइट, जून का मतलब अभी जस्ट पिछले महीने का, तो डीआईआई ने अपने 2% के अराउंड यहाँ पे कट डाउन किए हैं, ठीक है। और हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा 5% के अराउंड इन्होंने अपना
यहाँ पे जो शेयर है वो कम किया है और ये सारा का सारा पब्लिक को चिपकाया गया है, ठीक है ना। सो ये थोड़ा सा कंसर्निंग तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्रमोटर अभी भी कॉन्फिडेंट है, तो प्रमोटर की होल्डिंग की वजह से और एफआईआई ने भी 10% के अराउंड अपना शेयर होल्डिंग रखा है, तो देखा जाए तो दो स्ट्रॉन्ग हैंड काफी अच्छे हैं। डीआईआई ने कट डाउन किया है तो वो उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, बट इतना ज्यादा कंसर्निंग तो नहीं है। तो अब यहाँ से इस शेयर के लॉन्ग टर्म टारगेट्स को थोड़ा डिफाइन करने से पहले हमें कंपनी के स्ट्रेंथ को समझना पड़ेगा कि कंपनी किस तरह से इस समय वेल स्प्रेड है। हॉस्पिटल सेक्टर में जिस तरह की फीचर्स देखने चाहिए, जिस तरह के पैरामीटर्स देखने चाहिए, नारायणा में किस तरह के वो फीचर सूटेबल लगते हैं, तो वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो देखिए, हमने जब बात करी थी हॉस्पिटल सेक्टर की तो हमने बोला था जियोग्राफिकल रीच अच्छा होना चाहिए। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इनका जियोग्राफिकल रीच है वो ऑलमोस्ट वाइड स्प्रेड है इंडिया में, बट स्पेशली इनका जो फोकस रहा है वो बेसिकली बैंगलोर और कोलकाता में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इनका जो रेवेन्यू आता है। बट इन्होंने जिस तरह से अपने आप को स्प्रेड किया, अपने जो हॉस्पिटल्स ओपन किए हैं नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, काफी वेल स्प्रेड दिख रहा है। इन हॉस्पिटल को अगर हम डिटेल में समझे तो देखिए, जो इनके मेन जो कोर हॉस्पिटल्स हैं, जो इनके फुल्ली ओन्ड हॉस्पिटल्स हैं, वो 18 है। स्पेशली हार्ट से रिलेटेड जो हॉस्पिटल है वो है 3, और केमन आइलैंड्स में भी इनकी एक फैसिलिटी है। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, जो हम वीडियो में आगे कवर करेंगे। ये भी इनका एक काफी स्ट्रैटेजिकली एक इन्होंने अपना फैसिलिटी ओपन किया हुआ है। सो टोटल इनके पास 6000 कैपेसिटी बेड है। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी करी थी कि एक 25,000 मार्केट कैप की कंपनी जिसके पास टोटल बेड साइज जो है वो है 6000। सो ये जो रेशियो है मार्केट कैप इज टू बेड्स का, वो काफी अच्छा है नारायणा का एज कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल्स। सो अब आगे बढ़ने से पहले जो हम इसके रेवेन्यू मॉडल को अब समझने वाले हैं, तो उसके पहले हम देख लेते हैं जो अभी इसका करंट एनुअल सेल्स रहा है पिछला फाइनेंशियल ईयर 2024 का, वो है 5000 करोड़, राइट। अगर आपको याद हो तो जो हॉस्पिटल सेक्टर की वीडियो में मैंने बात करी थी कि जो पूरा का पूरा हॉस्पिटल इंडस्ट्री है उसकी जो ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है वो ये है कि वो सेक्टर अपने आप में डबल हो जाएगा बाय द ईयर 2030। अभी से वो 5 से 6 साल में पूरा का पूरा सेक्टर डबल हो जाएगा। और अगर हम सेम रेशियो नारायणा में अप्लाई करेंगे तो जो इनका टॉप लाइन है वो 5000 से 10,000 तो इजीली जा सकता है, ठीक है। ये नंबर को आप याद रखिएगा। सो अब अगर आप रेवेन्यू को समझे कि ये रेवेन्यू कहां से आ रहे हैं, किन सेगमेंट से आ रहे हैं, सो इनके जो फुल्ली ओन्ड हॉस्पिटल है वहां से 70% बिजनेस आता है, ऑपरेटेड हॉस्पिटल से 26% आता है। तो यानी कि जो मेन इनके कंट्रोल वाले हॉस्पिटल्स हैं वहां से इनके मेजरली देखा जाए तो ऑलमोस्ट 96% के करीब उनका रेवेन्यू मिक्स आता है। स्पेशलिटी प्रोफाइल, अब मैं बात करूंगा कि जो हमने बात किया था कि किस तरह का स्पेशलिटी हॉस्पिटल होने चाहिए, तो हमने बात करी थी कि कुछ ऐसे स्पेशलिटी होते हैं जहां पे हाई मार्जिन के आपकी सर्विसेज होती हैं। उसमें बोला गया था हार्ट से रिलेटेड कार्डियोलॉजी, ब्रेन से रिलेटेड न्यूरोलॉजी, या फिर कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट। ये वो ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि काफी महंगे होते हैं और उनके मार्जिन काफी स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो वैसे भी नारायणा के नाम में ही है कि हृदयालय है वो, यानी कि वो हार्ट से रिलेटेड काफी ज्यादा हॉस्पिटल्स और सर्विसेज देता होगा। सो 35% इनका जो रेवेन्यू आता है वो कार्डियक साइंस से आता है। कार्डियक यानी कि हार्ट, राइट। सो जो मेजर जो पोर्शन है जहां पे हाई रेवेन्यू बनना चाहिए वो यहाँ पे इसका ऑलरेडी एक स्ट्रांग रेवेन्यू उस सेगमेंट से आता है। अगर दूसरी बात करें तो मेडिसिन और जीआई साइंस मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइंसेज, उसमें से आता है, ठीक है। फिर ऑन्कोलॉजी जो कि अगेन एक बड़ा सेगमेंट होता है, वहां से 15% का इसका रेवेन्यू आता है। और न्यूरो साइंस जो कि ब्रेन रिलेटेड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड, उससे आता है 8%। 35 + 9 44 + 8 ऑलमोस्ट 52, यानी कि आधे से ज्यादा इनके जो रेवेन्यू आ रहे हैं वो ऐसे स्ट्रॉन्ग स्पेशलिटी सेगमेंट से आते हैं, जो कि हमने हॉस्पिटल सेक्टर में ही समझ लिया था कि ये एक अच्छे स्पेशलिटी जोन होना चाहिए जहां से ज्यादा प्रॉफिट के, ज्यादा मार्जिन के सर्विसेज और रेवेन्यू जनरेट होता है। अब हम बात करते हैं पेयर प्रोफाइल की। यहां पे भी हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल पेशेंट जहां पे भी ज्यादा होंगे और सेल्फ पे पेशेंट जहां ज्यादा होंगे तो उस तरह से वो हॉस्पिटल्स को ज्यादा फायदा करेगा। तो यहां अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक वॉक इन पेशेंट्स इनके 44 हैं और इंटरनेशनल पेशेंट्स इनके 9% है। तो 44 + 9 अगेन समथिंग अराउंड 53, 50% से ज्यादा इनके स्ट्रॉन्ग पेयर ग्रुप से, जहां पे ज्यादा पैसे आते हैं, जहां से ज्यादा रेवेन्यू आता है, वहां से इनका बिजनेस आ रहा है, राइट। और ये जो 9% है ये बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। कहने का मतलब ये है कि किसी और भी हॉस्पिटल के पास इंटरनेशनल पेशेंट का जो सेगमेंट है वो कुछ 7-8% ही है मैक्सिमम। 9% इंटरनेशनल पेशेंट का आई थिंक नारायणा हृदयालय का नियर टू बेस्ट है। तो यहां पे भी एक तरह से इनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। और ये इंटरनेशनल पेशेंट इतने ज्यादा क्यों है मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। क्लस्टर वाइज बात करें तो हमने बात की थी कि जो इंडिया में जो ग्रोथ होने वाली है, राइट, वो नॉर्थ और साउथ में सबसे ज्यादा होने वाली है आगे आने वाले 6 सालों में। सो इनका जो प्रेजेंस है बैंगलोर विच इज साउथ, एंड स्पेशली जो साउथ पेरिफेरल है तो उसका 35 + 9 ऑलमोस्ट 44, एंड देन नॉर्दर्न रीजन में इनका 16%। सो अगेन यहां पे भी देखोगे तो अगर नॉर्थ और साउथ से देखा जाए तो इनके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू नॉर्थ और साउथ का कॉम्बिनेशन करके आ रहा है। सो ये जो हमने पहले ही समझ लिया था, इसलिए मैंने वो हॉस्पिटल सेक्टर का वीडियो पहले बनाया ताकि मैं आपको पहले सेक्टर को समझा दूं, और फिर जो चीजें हमने सोची थी कि किसी हॉस्पिटल के शेयर में बेस्ट होनी चाहिए वो आपको अभी तक के नारायणा में बेस्ट मिल रही है। यानी कि उनका स्पेशलिटी प्रोफाइल अच्छा है,
पेयर प्रोफाइल अच्छा है और उनका क्लस्टर वाइज यानी कि जो उनका प्रेजेंस है इंडिया में वो भी अच्छा है। सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपेक्स प्लान की, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए कैपेक्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ अगर आप इस चार्ट को देखोगे पर्टिकुलरली तो ये जो येलो बार है ये एक्चुअली इनका कैश फ्रॉम ऑपरेशन है, यानी कि जो भी ये बिजनेस कर रहे हैं उनसे ये कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि पिछले 2 सालों में मार्च 24 और मार्च 23 2 सालों में इन्होंने येलो लाइन यानी कि काफी अच्छा इन्होंने एक कैश फॉर ऑपरेशन किया है, तो प्रॉफिटेबिलिटी और कैश इनके ग्रो किए हैं। उसी के साथ साथ जो लाइट कलर की ब्लू लाइन आप देख पा रहे हो वो इनका कैपेक्स प्लान है। सो 23 में जितना इन्होंने कैश बनाया था ऑलमोस्ट 1000 करोड़, राइट, उसका ऑलमोस्ट आधा पैसा करीब 500 करोड़ के अराउंड इन्होंने कैपेक्स में लगाया था, ठीक है। लेकिन और उसकी वजह से इनका जो बचा हुआ पैसा था यानी कि जो ये डार्क ब्लू देख पा रहे हो आप, ये फ्री कैश फ्लो जो उनके पॉकेट में बच गया वो 500 करोड़ के अराउंड बचा। फिर FY24 में इन्होंने जो जिस तरह से इनको फर्दर अच्छे कैश फॉर ऑपरेशन जनरेट हुए अगेन 1000 करोड़ के, तब उन्होंने और ज्यादा अपना कैपेक्स प्लान को बढ़ा के ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का कैपेक्स प्लान बढ़ाया और अब जो उनके पास फ्री कैश फ्लो बचा है वो ऑलमोस्ट 100 करोड़ के करीब बचा है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी के पास जब जब पैसा आया है वो पैसे को उन्होंने कैपेक्स प्लान में लगाया है, ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो इसका मतलब यह है कि पिछले 2 सालों में ही FY23 एंड 24 में इन्होंने सबसे ज्यादा कैपेक्स में पैसा लगाया है। अब ये कैपेक्स कहां इंप्लीमेंट किया है वो हम अभी आगे थोड़ा समझेंगे, लेकिन आप यहां पे 1 मिनट ये समझ लीजिए कि जो भी हॉस्पिटल का कंपनी कैपेक्स प्लान लगाती है, तो हमने बात करी थी कि जब भी ये कैपेक्स प्लान होते हैं ये लॉन्ग टर्म के होते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन के कैपेक्स प्लान होते हैं जहां पे आपने आज प्रोजेक्ट में पैसा लगाना शुरू किया, हो सकता है आपने नया हॉस्पिटल बनाया हो, नए मशीनरी खरीदे हो या नए कुछ इक्विपमेंट्स लिए हो और फिर उसका रेवेन्यू आने में आपको 3-4 साल लग सकते हैं। तो आज जो इन्होंने ऑलमोस्ट कितना पैसा लगा दिया पिछले 2 सालों में, 500 करोड़ पिछले साल और 1000 करोड़ ये साल, तो 1500 करोड़ इन्होंने पिछले 2 सालों में लगा दिया। ये 1500 करोड़ का जो रेवेन्यू आएगा ये यहां से 2 या 3 या 4 साल में उसका पैसा आना शुरू होगा। तो इतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, इतनी डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा इस शेयर में कि अभी इसका रेवेन्यू आने में टाइम लगेगा। तो ये जो कैपेक्स प्लान इन्होंने जो 1500 करोड़ पिछले 2 सालों में लगाए हैं, तो आइए देखते हैं इन्होंने कहां लगाया है पैसा। पिछले साल की अगर हम बात करें FY24 का, तो इन्होंने जो एक्चुअल पैसे खर्च किए हैं वो सबसे ज्यादा पैसा ऑलमोस्ट ये कितना, ये इंडियन मिलियंस में है, तो ऑलमोस्ट इसको हम ऑलमोस्ट 1000 करोड़ जो पैसा लगाया है उसमें से ऑलमोस्ट 380 करोड़ इन्होंने केमैन आइलैंड के फैसिलिटी में लगाया है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बात करने वाला हूं और थोड़ा डिटेल में। बाकी का जो पैसा है इन्होंने ये ब्राउनफील्ड और कैपेसिटी एडिशन में लगाया, यानी कि जो इनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे इन्होंने ज्यादा फैसिलिटी बढ़ाई है। इसका डिटेल आप यहां देख लीजिए कि इन्होंने ब्लॉक ए जो इनका एक सेगमेंट है वहां पे इंटीरियर, नियोनेटल ICU, पेडियाट्रिक ICU, सिंगल रूम्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स वहां पैसा लगाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिकॉन्फिगरेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, बाकी के कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जिकल रोबोट्स में और न्यू क्लिनिक्स, लैंड फॉर एक्सपेंशन में भी इन्होंने इस साल पैसे खर्च किए हैं। अब ये जो चल रहा जो ईयर है फाइनेंशियल ईयर 25, यहाँ पे इनका टोटल 1600 करोड़ का कैपेक्स प्लान है। सो ऑलरेडी इन्होंने 1000 करोड़ का किया हुआ है, अब और 16 करोड़ का ये एक्सपेंशन करने वाले हैं और इसमें पर्टिकुलरली आप देखोगे तो 1000 करोड़ तो सिर्फ ग्रीन फील्ड और इनऑर्गेनिक ग्रोथ में ये लगाने वाले हैं, यानी कि जो ये नए फैसिलिटी डेवलप करने वाले हैं, ठीक है ना, और बाकी कुछ पैसा जो है वो रिप्लेसमेंट में और मेंटेनेंस में वो यूज करने वाले हैं और केमन फैसिलिटी में और कुछ 250 करोड़ के करीब वो पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो इनका अभी एक्सपेंशन जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन वो खत्म नहीं हुआ है, अगले साल भी होगा, यानी कि इसका मतलब ये जो अगले साल भी पैसा खर्च करेंगे इसका एक्चुअल बेनिफिट आपको 2027, 2028 या 29 में जाके मिलेगा, जो एक्चुअल इसका कैपेक्स प्लान का जो आउटकम होता है। ये जो 25 में एक्सपेंशन करने वाले हैं वो फैसिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे एक्सिस्टिंग हॉस्पिटल का, मेडिकल इक्विपमेंट को रिप्लेस करेंगे और कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे लैंड में, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में और क्लिनिक्स में। सो काफी स्ट्रॉन्ग इनका मेरे को कैपेक्स स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। सो अब मैं यहाँ पे बहुत बारीकी से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। ये जो 1600 करोड़ अभी ये इस ईयर में इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये पैसा कहां से आएगा, ठीक है, जो कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि इनके जो फ्री कैश फ्लो है वो तो कुछ बचे ही नहीं है, 100 करोड़ के करीब बचे हैं। तो बात ये आती है कि ये 1600 करोड़ कहां से आएंगे, क्या इनके पास रिजर्व है? तो देखा जाए तो हाँ, इनके पास रिजर्व है कुछ 2600 करोड़ का। तो अगर ये चाहें तो ये अपना रिजर्व से वो पैसा यूज करके अपना एक बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकते हैं, बट मोस्टली कंपनी ऐसा नहीं करती क्योंकि रिजर्व वो कई बार अपने पास ही रखते हैं, उससे उनको आगे फ्यूचर में जो ऑपरेशंस होते हैं या जो बिजनेस होते हैं, जो बिजनेस का साइकिल कभी अप एंड डाउन होता है तो ये रिजर्व काम आते हैं, तो वो 1600 करोड़ का यहाँ तो यूज पूरा करेंगे नहीं। तो अब हम आ जाते हैं जो इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है वहां से ये इन्फॉर्मेशन पिक करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 1600 करोड़ आप कहां से लाने वाले हो। सो 20% विल बी इंटरनल एक्यूरल्स, यानी कि जो इनके इंटरनल एक्यूरल्स है या जो इनके रिजर्व है वहां से ये 20% यूज करने वाले हैं और 80% वी विल फंड थ्रू डेट। 80% यानी कि 1600 करोड़ का 80% आपका करीब हो गया 1300 करोड़। तो 1300 करोड़ का ये डेट लेंगे या लेने वाले हैं। तो अब जरूरी हो जाता है ये देखना कि अभी इनका करंट डेट कितना है। इनका करंट डेट अभी ऑलरेडी 1600 करोड़ का है, ये और करीब 1300 करोड़ का डेट लेने वाले हैं। ये क्लियरली आपको यहां समझ लेना चाहिए।
और इसके साथ साथ अब आती है कि हमको इनकी बैलेंस शीट को और डिटेल में देखना पड़ेगा। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो रिसेंटली ये मार्च लास्ट ईयर तक के इन्होंने जो इनका जो मार्च के टाइम तक के यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही इनका 1600 करोड़ का डेट है। अब ये आने वाले साल में ये 1600 करोड़ का डेट बढ़ करके करीब करीब हो जाएगा ये 2900 करोड़ 3000 करोड़ का डेट, ठीक है ना। अब इससे हमको क्या ज्यादा कुछ टेंशन लेने का जरूरत है, तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो डेट ले रहे हैं दिस इज ए गुड डेट। अब आपको ये भी समझना पड़ता है कि जब भी कंपनी कहीं से कर्जा ले रही है, डेट यानी कि कर्जा, राइट, जब भी कभी कर्जा ले रही है तो वो कर्जे का इस्तेमाल कहाँ होने वाला है। अगर वो कर्जे का इस्तेमाल जैसे तैसे बिजनेस को चलाने में हो रहा है, जो करंट बिजनेस है उसको ही चलाने में कर्जा लग रहा है, वो बिजनेस सही नहीं है, वो कर्जा सही नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा डेट लिया जा रहा है जिससे कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रही है, तो वो वाला डेट गुड डेट कहलाता है। तो ये जो 1600 करोड़ में से 1300 करोड़ कंपनी डेट लेगी, वो यहाँ पे क्लियरली इनका ऑलरेडी प्लान है, जिसमें कि स्पेशली अगर आप देखोगे उसमें से 1000 करोड़ तो आपके ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन में लगने वाला है, यानी कि न्यू हॉस्पिटल्स, न्यू फैसिलिटी के डेवलपमेंट में लगेगा, जो कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि दे विल इन्वेस्ट इनटू लैंड, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन एंड क्लिनिक्स। सो ये जो अगर कंपनी डेट लेती भी है तो यहाँ पे कोई ज्यादा कंसर्न की बात नहीं है, दिस इज गुड फॉर द कंपनीज ग्रोथ। लेकिन फिर इसका मतलब यही हो गया कि ये एक्सपेंशन के साथ ही साथ जो इसका आउटकम है वो भी लेट आएगा। डेट की वजह से कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो भी उनके पीएनएल पे इंपैक्ट होगा। बट 3 से 4 साल के बाद जब ये पूरी फैसिलिटी फुल फंक्शनिंग हो जाएगी तो यहाँ पे काफी अच्छा ग्रोथ देखा जा सकता है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो ये देखना कि जैसा कि हमने ऑलरेडी बात करी कि जो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है ना, और ये इसके लिए काफी हाई एंड की तरफ चला गया है 23%। अब ये मेंटेन हो पाएगा या किस तरह का इसका आउटलुक आता है। सो अगेन मैनेजमेंट कमेंट्री में अनीश शेट्टी बोलते हैं कि इनके जो मार्जिन है वो अभी रियल टाइम में मार्जिन के डाइल्यूट होने के चांसेस हैं। सो मार्जिन यहां से कम होगा, तो आगे आने वाले समय में 23 के मार्जिन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, हो सकता है 22, 20 या 18 का मार्जिन आपको देखने को मिले, जिसकी वजह से ईपीएस भी कम होगा, और हम इसको फ्यूचर फोरकास्ट में भी समझने की कोशिश करेंगे। और इसके पीछे का रीजन साफ है कि जो इन्होंने नए नए हॉस्पिटल्स अभी डेवलप कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल में पैसे तो लग गए, अपने को जितने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में जो इन्वेस्टमेंट करना था वो कर दिया, अब ये पैसे को वापस से रिकवर करने में, ब्रेक इवन आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। और अंदाजा ये है कि 18 महीने से 24 महीने वापस लग सकते हैं एक अच्छा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आने के लिए, 23-24% वापस आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि जो मार्जिन है वो अभी नीचे की तरफ जाएंगे और फिर ऊपर जाएंगे। यहाँ पे जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ केमन साइट की, ठीक है, ये इनका काफी एक स्ट्रैटेजिकली एक मूव है। अगर आपको थोड़ा बहुत बिजनेस का आइडिया है, किस तरह से ग्लोबल बिजनेस चलते हैं, तो ये कहानी आपको आगे की जो है वो काफी अच्छे से समझ आएगी। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एकदम बेस लेवल पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। सो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो केमन आइलैंड का जो इनका एक हॉस्पिटल है उसका नाम है हेल्थ सिटी केमन आइलैंड। ये इसका लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन इंडिया में नहीं है। ये इन्होंने जो है ये अपना फैसिलिटी डेवलप किया है, ये इंडिया से बाहर, बहुत बाहर, कैरेबियन आइलैंड में, ये आपका सेंट्रल अमेरिका के कॉन्टिनेंट के पास, वहां पे इन्होंने कैरेबियन सी के आसपास, कैरेबियन आइलैंड्स में इन्होंने ये अपना हेल्थ फैसिलिटी डेवलप करी है। वो एक काफी बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इंटरनेशनल पेशेंट्स इनके ग्रो कर रहे हैं। एक इनका जो ये ब्रांड बनता है ग्लोबल लेवल पे, ये चीज वहां पे हेल्प होती है। प्लस जो ये फैसिलिटी यहाँ पे इन्होंने हेल्थ सिटी केमन आइलैंड में डेवलप करी है वो 110 बेड फैसिलिटी की एक हॉस्पिटल है, और आगे जाकर के ये और इसमें 60 के कुछ हॉस्पिटल ऐड करने वाले हैं। इसकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इनका जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। ये मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ केमन बिजनेस की। $23 मिलियन का जो इनका रेवेन्यू आ रहा था एक क्वार्टर में FY22 में, वो अभी इनका क्वार्टरली रेवेन्यू आया है 31 का। और इसका जो ARPOB है जो हम बात करते हैं हॉस्पिटल के सेगमेंट में, वो भी काफी अच्छा ग्रो किया है, और $, पर डे के हिसाब से $63 के आसपास इसका ARPOB चला गया है, यानी कि ये काफी स्ट्रांग नंबर है। अब बात आती है कि ये अभी भी पूरी तरह से बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है, अभी इसमें ये और इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जैसा कि हमने अभी जस्ट बात करी, और फिर शायद 2 साल के बाद ये पूरी तरह से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेशन इनका एक फैसिलिटी बन जाएगा। अब जो बहुत बड़ी बात होती है, केमन आइलैंड से जो भी ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ठीक है, वो पैसा ये इंडिया पूरा फ्री तरीके से नहीं ला सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो केमन आइलैंड में जो इनके रेवेन्यू हो रहे हैं, ये देखा जाए तो स्ट्रैटेजी वाइज तो काफी अच्छा है, इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे अपने हॉस्पिटल को लेके जाना। बट इंडिया में जब ये पैसा को लाएंगे, लेट से वो वहां से जनरेटेड रेवेन्यू, कैश जो उनका वहां से बनता है, वो आकर के इंडिया में अगर एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे तो फिर उनको टैक्स देना पड़ेगा। सो यहाँ पे इनको फिर लॉस होगा और इनके टैक्स परसेंटेज बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे इनका कहना है कि ये जो इनका जो कैश यहां से जनरेट होगा केमन आइलैंड से, वो मोस्टली वो इंडिया में उस पैसों को यूज नहीं करेंगे, एंड देन दे माइट इन्वेस्ट दिस केमन मनी आउटसाइड ऑफ इंडिया। आप समझ रहे हो, डिसिप्लिन इन्वेस्टर चैनल में हम 1-2 महीने की या 6 महीने के ट्रेड्स की बात नहीं करते, हम लॉन्ग टर्म टारगेट्स और लॉन्ग टर्म
इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अब पहले तो ये केमन आइलैंड 2 साल का कैपेक्स प्लान है, फिर इसका आउटकम आपको 5 से 6 साल में दिखेगा। उसके बाद जो ये पैसा जनरेट होगा, ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे ये लोग आउटसाइड ऑफ इंडिया। सो अगेन आप देखो कि ये कितना लॉन्ग टर्म यहाँ पे इनका स्ट्रैटेजी है। और उसके बाद हो सकता है ये जो अभी कैरेबियन आइलैंड में इन्होंने ये हॉस्पिटल डेवलप किया है, हो सकता है फिर वो अमेरिका या यूरोप में, अभी इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, बट अगर फ्यूचर में वो उस तरह से एक्सपैंड करेंगे ग्लोबल लेवल पे काफी अच्छा इनका रीच हो सकता है। सो नारायणा का कैपेक्स प्लान मेरे को काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। हालांकि अगर आप बाकी के हॉस्पिटल शेयर्स को भी रिव्यू करेंगे तो आप देखोगे कि उनके भी काफी स्ट्रॉन्ग कैपेक्स प्लान है, ठीक है ना। तो जनरली हम ये देखते हैं कि हॉस्पिटल के अपने एक अच्छे कैपेक्स प्लान होने चाहिए, बट देन जरूरी होता है कि कौन सा शेयर आपको किस रेंज में मिल रहा है और फिर अकॉर्डिंगली उस कैपेक्स प्लान का उनको क्या ग्रोथ मिलेगा। आप ऐसे समझिए कि जो कंपनी टोटल रेवेन्यू करती है 5,000 करोड़ का, ठीक है, वो पिछले साल 1,000 करोड़ का कैपेक्स कर चुकी है, आगे आने वाले साल में 1,600 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है। यानी कि जो 5,000 का रेवेन्यू बनाती है वो 2,600 के करीब करीब ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा तो कैपेक्स प्लान ही कर रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इसका टॉप लाइन, जब ये सारे कैपेक्स प्लान फंक्शन हो जाएंगे और जब ये बिजनेस बनाना शुरू करेंगे तो इनका टॉप लाइन 5,000 से ग्रो करके कहां तक जा सकता है। इसका कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं है कि ये कहां तक जा सकता है, बट आप एक जनरल आइडिया लगा के देखो कि आधे से ज्यादा जो इनका टोटल आज रेवेन्यू बना रहे हैं उसका आधा तो ये ऑलरेडी बिजनेस में लगा रहे हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छा टॉप लाइन ग्रोथ यहां से आएगा जब ये सारा कैपेक्स प्लान कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात आती है इंडस्ट्री ग्रोथ की, तो वो हमने ऑलरेडी बात करी कि ये जो 5,000 का जो टॉप लाइन है ये 6 साल में 10,000 तो हो ही जाएगा। हॉस्पिटल सेक्टर अपने आप में ही ग्रो करेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये 5,000 का 10,000 तो इंडस्ट्री के ग्रोथ के साथ ही आ जाएगा, प्लस जो इन्होंने कैपेक्स का आज जो ये कैपेक्स कर रहे हैं इससे वो 10,000 के ऊपर आपका रेवेन्यू ऐड होगा। अगर देखा जाए तो डेफिनेटली कोई एब्सोल्यूट नंबर जैसा कि मैंने बोला नहीं है। आप यहाँ पे आराम से डबल ऑफ टॉप लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस शेयर का इन नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स। जब आपका टॉप लाइन डबल होगा तब डेफिनेटली आपका बॉटम लाइन भी डबल होगा और आपका ईपीएस भी डबल होगा। एंड जब आपके ईपीएस डबल होते हैं तो आप शेयर में ईपीएस की वजह से एक काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में जहां पे हम हमारे मेथड से हमारे स्टॉक के फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं कि FY24 में जब इसका ईपीएस 38.6 के अराउंड है तो FY25 में इसके एक्सपेक्टेशन कितने हैं। सो ट्रेंड लाइन से जब हम देखेंगे तो इसका जो FY25 का ईपीएस एक्सपेक्टेशन है वो एवरेज एस्टिमेट ऑलमोस्ट उतना ही है 38.6 के अराउंड। यानी कि आप यहाँ पे एवरेज लेवल पे ऑलमोस्ट ना के बराबर आप यहाँ पे ईपीएस का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। ये पूरा का पूरा रीजन इसीलिए है क्योंकि जैसा कि हमने बोला जो मार्जिन है वो बहुत हाई एंड पे हो चुकी है, तो हो सकता है अगले आने वाले 4 क्वार्टर में मार्जिन ज्यादा अच्छे ना आए, ईपीएस में ज्यादा बड़ी ग्रोथ देखी शायद ना देखी जाए। ठीक है, ये काफी पॉसिबल है और बहुत हाई एस्टिमेट भी किया तो 45 जाएगा। लेकिन जैसे कि मैं कई शेयरों में एवरेज एस्टिमेट को अपने कैलकुलेशन में लेता हूं जहां पे मेरे को थोड़ा सा ग्रे चीजें दिखती हैं, क्लियर नहीं होती है, और हाई एस्टिमेट में उन्हीं शेयरों में लेता हूं जहां पे मेरे को हाई कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, तो यहां पे कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि जैसे कि मैंने इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पीक पे है। मैंने ये बात करी थी केमिकल सेक्टर के वीडियो में कि जब मार्जिन अपने सेक्टर में अपनी कंपनी में पीक कर जाए तब आप वहां पे एक ज्यादा ईपीएस ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन ना रखें। तो यहां पे हम ईपीएस ग्रोथ की ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, हम ऑलमोस्ट एवरेज एस्टिमेट जो है उसी के हिसाब से चलेंगे जो इसका ईपीएस है। सो ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे मेथड से इसके प्राइस को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो नारायणा हृदयालय जो अभी जुलाई 2024 में इसका प्राइस चल रहा है, ये जो कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ उस समय इसका प्राइस चल रहा है 1242। इसका करंट पीई अभी 32.2 है, राइट। और अगर हम इसका करंट ईपीएस देखें तो 38.6 आया हुआ है। इसके साथ अगर इसके इंडस्ट्री के पीई के साथ इसका अगर फेयर वैल्यू निकाला जाए, सो इंडस्ट्री का पीई हमने देखा है अभी 47 के अराउंड है, उसके अकॉर्डिंगली इसका फेयर वैल्यू निकल के आता है 1814 रुपीज, राइट। तो यहां पे अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री के पीई के बेसिस पे इसका फेयर वैल्यू अभी जो है वो 46%, ये आपको शेयर अपने फेयर वैल्यू से नीचे मिल रहा है। और अगर हम शेयर के मीडियन पीई की बात करें तो मीडियन पीई 38 के अराउंड चल रहा है। सो यहाँ पे अगर हम इसके मीडियन पी पे इसका फेयर वैल्यू निकाले तो 1467 रुपीज निकलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो इसका प्राइस है ये दोनों ही तरीके से अपने फेयर वैल्यू से कम पे आपको मिल रहा है। तो ये एक तरह से बोला जा सकता है कि अच्छी एंट्री पॉइंट दिख रही है, ठीक है ना। अब अगर हम इसके फ्यूचर की बात करें तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज है जो हमें ध्यान देनी चाहिए। ईपीएस ग्रोथ इसकी ना के बराबर होने वाली है एवरेज एस्टिमेट अगर हम करें तो, ठीक है। ईपीएस इसका 38.6 रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी सेल्स नहीं करेगी, कंपनी सेल्स जरूर करेगी। 5,000 का जो टॉप लाइन है वो हो सकता है 6,000 का टॉप लाइन करे, बट देन उसका जो मार्जिन है वो अभी जो 23% हमने देखा वो शायद 23% ना होकर के 20% या 18% भी आए, एंड देन उसका ईपीएस जो है वो 38 का ही 38 रहेगा। तब उसकी वजह से देखा जाए तो हमको ईपीएस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म में यानी कि 1 ईयर टाइम फ्रेम में नहीं दिखती। यहां पे आप क्लियर हो। लेकिन जो कि इसका पीई अभी 32 है, ये अपने मीडियन पीई से भी लोअर ट्रेड कर रहा है, इंडस्ट्री के पीई से भी लोअर ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम इसका एस्पिरेशनल पीई ले और इंडस्ट्री के पीई के हिसाब से 47 का पीई अगर इसको मार्केट देता है तो आपको एक साल में आप टारगेट देख सकते हो 1800 रुपीज का, जो कि करंट प्राइस से आपको 46% मिल सकता है।
लेकिन जो कि मैंने बोला ये एक ईपीएस ग्रोथ नहीं है, ये एक पीई एस्पिरेशनल ग्रोथ है। तो ये जो पीई एस्पिरेशनल होता है ये जरूरी नहीं है कि मिले, ये आपको बुल रन में या सेंटीमेंट के थ्रू ही मिलता है। ये जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं, पीई मल्टीपल जो है वो इन्वेस्टर के सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है। अगर उन्हें लगता है कि मेरे को देना चाहिए तो ही वो इतना पी मल्टीपल देते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं हम नहीं देंगे इसको 47 का पी, 32 का पी ही देंगे, तो हो सकता है ये प्राइस वहीं का वहीं रहे, थोड़ा भी बहुत मूव ना करे। तो ये आप शॉर्ट टर्म का एक्सपेक्टेशन ले सकते हो वेरी क्लियरली। देखिए यहाँ पे मैं काफी डिटेल में जा रहा हूँ और काफी ग्रैनुलरली इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम इसके 3 इयर्स की टारगेट की बात करें तब तो डेफिनेटली होगा क्या कि ईपीएस 3 साल में तो ग्रो करेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं केमन आइलैंड्स की, जो इनके कैपेक्स प्लान्स हैं उनकी, तो 3 साल में वो फिर एक प्रॉफिटेबल करने लगेंगे, वहां से रेवेन्यू आना लगेगा। जो अभी से दूसरा साल और तीसरा साल है यानी कि 26 एंड 27, तब वो इतने इन्वेस्टमेंट ना करे, तो हो सकता है कि तब इनके ईपीएस में डेफिनेटली ग्रोथ आएगी। एंड हम एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं 30% ग्रोथ का, जो कि इनका पिछले 3 साल का ईपीएस ग्रोथ है। तो इनका ईपीएस जो है वो 38 का 65 तक जा सकता है। एंड उस समय भी अगर एक एस्पिरेशनल पी 47 का मार्केट इसको देता है तो आपका प्राइस टारगेट आता है 3000। ये इसका करंट 1200 से 3000 का प्राइस एस्टिमेट ले सकते हो 3 इयर्स के टाइम फ्रेम में, यानी कि 150% का आपको एक्सपेक्टेशन रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। सो ये क्लियरली आपको बस ये समझाने के लिए है कि आप पोटेंशियल कैसे देख सकते हो किसी भी कंपनी में, किसी भी शेयर में। ये पूरी तरह से एक एजुकेशन के लिए मैंने बनाया है कि आप समझो कि किस तरह से पोटेंशियल को देखा जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बाई सेल का कोई एडवाइस नहीं है। इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, सेल्फ रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिए। मैं इसमें बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्रोथ क्या है। लेकिन जो कि मैंने बात करी कैपेक्स प्लान की, तो ये कैपेक्स प्लान का जो एक्चुअल जो फल है, जो एक्चुअल इसका जो आउटकम है, वो आपको 3 साल में नहीं दिखेगा, वो आपको 6 साल और 10 साल में ही दिखेगा। तो आपको उस तरह की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इस तरह के शेयरों में जो कि लॉन्ग टर्म कैपेक्स प्लान को लेकर के चलते हैं, उस तरह से आपको सोचना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली उस तरह के डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है डिसिप्लिन इन्वेस्टर, जो कि आपको बनना है, ठीक है। और इस चैनल के थ्रू हम इसी तरह की लॉजिकल और काफी कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस करते हैं, ताकि जो हम दुनिया भर की वेबसाइट्स में देखते हैं, दुनिया भर के एनुअल रिपोर्ट्स में देखते हैं, उसको एक टारगेट बना सके कि ये कहां तक जा सकता है। अब जो ये सेम अप्रोच से जो मैंने जो दूसरे शेयर्स के टारगेट वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि न्यूजेन सॉफ्टवेयर, रूट मोबाइल, प्राज इंडस्ट्री, आईआरसीटीसी, एसबीआई कार्ड, तो इन सबको एक साथ जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा शेयर में कितना पोटेंशियल है एंड फिर वो किस तरह का शेयर है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। अकॉर्डिंगली आप उसमें अपने फंड एलोकेट करके एक स्ट्रेटेजिक और इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। ये जो पूरी प्रोसेस जो मैंने अभी बात करी और जो मेथड की जो मैंने बात करी, अगर थोड़ा सा भी आपको चैलेंज हुआ है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा 5 मिनट ये वीडियो को पीछे जाइए और दोबारा से ये पूरे प्रोसेस को समझिए। तो ये चीज आपको काफी कॉन्फिडेंस देगा कि आप जब भी कोई शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो। और अगर आपको ये अप्रोच अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो जरूर से लाइक करना चाहिए और चैनल को तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए। सो अब हम यहाँ पे लास्ट क्लियरली एक टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। मंथली चार्ट देख रहे हैं नारायणा का। सो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि जो एक अप ट्रेंड था, जो इसका रैली शुरू हुई थी अप्रैल 2020 में, तब से लेकर के इसने काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रैली दिया है और अब ये कंसोलिडेट हो रहा है और कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अभी ये यहाँ पे जो कि इसके ईपीएस इसको सपोर्ट नहीं करेंगे अगले आने वाले 12 महीने में, 18 महीने में, तो ये डेफिनेटली एक कंसोलिडेट करने की इसकी हाई चांसेस हैं। हालांकि इसमें पी एक्सपेंशन है, पी एक्सपेंशन तभी होगा जब एक बुल रन जैसा आएगा मार्केट में। शेयर के अंदर कोई भी ऊपर जाने का रीजन नहीं है, सिर्फ मार्केट के सेंटीमेंट ही इसको ऊपर लेके जा सकते हैं अभी इस सिचुएशन में। बट अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी देखते हो तो यहाँ पे जो इसका इलेक्शन के टाइम पे जो बेस बना था ऑलमोस्ट 1100 और समवेयर अराउंड 1080, इसके अराउंड आपको इन्वेस्टमेंट देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसको एक हमेशा एक सपोर्ट मिलेगा और ये इसका पीई सपोर्ट भी होगा, जो कि शेयर हो सकता है अपने पीई मल्टीपल को 28, 27 के नीचे ना लेके जाए, तो उस समय आपको यहाँ पे काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। सो देखिए, अगर मैं यहाँ पे समरी बोलूं और अगर आप एक इन्वेस्टर की तरह सोचो तो ये शेयर एक्चुअली आपको रिटर्न देगा 5 साल बाद, 6 साल बाद। आपको उस तरह का यहाँ पे डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। हर क्वार्टर में इसको स्टडी कीजिए और एक लॉन्ग टर्म का ये शेयर है, ये कोई शॉर्ट टर्म में आपको कोई ज्यादा कुछ ऐसा मूवमेंट शायद ना दे, उस तरीके से आप यहाँ पे एक जजमेंट ले सकते हो। लेकिन उसके पहले ये भी मैं बोलूंगा कि आप ये हॉस्पिटल सेक्टर का जो मैंने एक एनालिसिस वीडियो बनाया है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे मिल जाएगा। ये वीडियो को आप जरूर से देखिए, क्योंकि इवन दो अगर आपने नारायणा को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो बट आप किसी भी हॉस्पिटल शेयर को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको इस सेक्टर को समझना चाहिए एज ए होल, ठीक है ना। तो आपको वो एक काफी अच्छा एक कॉन्फिडेंस देता है कि हमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।